बृहस्पतिः शन्नो विष्णुर्ग्रहः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि दृढं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तत्वमसी पर। मित्रों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, किंतु अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो में बताए गए IMP पॉइंट्स को नोट कर लें, इसलिए मैं चाहता हूँ पेन और पेपर लेकर बैठा जाए। आज काफ़ी टॉपिक्स पर चर्चा होगी, तो चलिए हम वीडियो आरंभ करते हैं। हमारे आर्यों की प्राचीन काल से विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों आदि में वेदांगों से वेद शाखा सहित सभी ग्रंथों का पठन पाठन यहाँ चलता था। पूरे विश्व के लोग इस आर्यवर्त भूमि से शिक्षा ग्रहण करते थे। देखो इस मनु के श्लोक को। मनु कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः त्वं स्वं चरित्र शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवाः। अर्थात इस आर्यवर्त देश में उत्पन्न ब्राह्मण अर्थात विद्वानों से भूगोल के सभी मनुष्य अपने अपने योग्य विद्या चरित्र की शिक्षा और विद्याभ्यास करें। आज से लगभग 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले आदि सृष्टि में ऋषियों द्वारा ईश्वर ने वेद का ज्ञान करवाया, जिसके बाद में मनुष्यों में ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। लेकिन इन मूर्ख ईसाई मुल्लों आदि को क्या मालूम था, ये तो दुनिया को 3-4 हजार वर्ष पहले बनी हुई मानते हैं, और यही सब बातें उनके दार्शनिक सिद्धांतों द्वारा कालांतर में पाश्चात्य विज्ञान प्रकट हुआ है। फ्रांसीसी विद्वान गोल्डस्टर जी अपनी पुस्तक बाइबल इन इंडिया में लिखते हैं, भारतीयों से सारा ज्ञान विज्ञान उनके यहाँ फैला। बाइबल इन इंडिया के PDF के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में भी हम किसी से पीछे नहीं थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि विमान का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? अगर आपका उत्तर राइट ब्रदर्स है तो आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया उड़ने को कल्पना मानती थी, तब ऋषि दयानंद के ऋग्वेदी भाष्य भूमि पुस्तक को पढ़कर शिवकर बापूजी तलपड़े ने मरुत्सखा विमान बनाया था। विमानों का उल्लेख सर्वप्रथम वेद में आया है, फिर अन्य अन्य ग्रंथों में। वैमानिक शास्त्र में मर्क्यूरी, प्लाज्मा आयोनिक स्क्रैम जेट प्रोपेलर इंजन का उल्लेख मिलता है। इससे कोई भी एयरजेट या स्पेसशिप जो आज उपलब्ध है उससे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई शोध नहीं कर रहा। और ऐसी शिप इंजन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी मिलेगी। विमानों के अदृश्य होने की तकनीक भी बताया है, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैनेज करके या कुछ अन्य एडवांस्ड तकनीक से किया जा सकता था। यह जो विज्ञान हमारे ऋषि महर्षिगण भलीभांति जानते थे, मॉडर्न साइंस अभी टाइम क्या है इस पर पूर्णतः जान नहीं पाया है, इसलिए ये बातें उनकी कल्पनाओं से आगे। इसी तरह रामायण में वर्ण पुष्पक विमान काल्पनिक नहीं हो सकती। अब इस चित्र को देखिए, इस मंदिर के कार्विंग में पुष्पक विमान का रफ मॉडल बनाया गया है। मेरे मत में पुष्पक विमान आज के किसी जंबो जेट से कम नहीं होगा। एक बात खास है, उसमें सवार के माइंड से चलता था, जिसे रामायण में कामागामी कहा गया है। वाल्मीकि जी ने ये तक लिखा है कि पुष्पक विमान रावण के टेरेस पर आकर लैंड करता था। महाभारत में एक कथा आती है जिसमें राजा नल का वर्णन मिलता है, जो अग्नि विद्या को भलीभांति जानते थे। उन्होंने एक अद्भुत विमान बनाया था जिससे वे दमयंती के स्वयंवर पहुंचे थे। महाभारत में स्थान स्थान पर विमानों का उल्लेख मिलता है, और इन्हीं विमानों से वे एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे। और महाभारत में स्त्री राज्य का भी वर्णन मिलता है। वैदिक सभ्यता में स्त्रियां भी युद्ध करती थी। विद्या में स्त्री पुरुष की समानता पाश्चात्यों ने आर्यों से सीखी है। मजहबी ग्रंथों में ये सब देखने को नहीं मिलेगी आपको। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण महाभारत में प्रयोग की गई अत्यंत एडवांस्ड अस्त्र शस्त्र, इंजीनियरिंग और गजब की यंत्रों के उल्लेख होने से ये सिद्ध होता है कि आज की तुलना में प्राचीन काल में आर्य लोग हमसे कई गुना आगे थे। ये सब विद्याएं वेदों द्वारा ब्रह्मा के काल से चली आ रही हैं। खुद मनुस्मृति में नावों और विमानों का और सैन्य युद्ध में की रचना का वर्णन है। आर्यवर्त में विमानों नावों से ट्रेड एक देश से दूसरे देश में आसानी से चला जाता था। रामायण में नल और नील का वर्णन मिलता है, जो कि उस समय के बहुत बड़े इंजीनियर्स थे। अब इस श्लोक में देखिए, यहाँ द्रौपदी स्वयंवर प्रसंग में अर्जुन द्वारा भेजे जाने वाले एक मछली रूपी ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जो बिना किसी सहारे के आकाश में घूम रही थी, ठीक ड्रोन की तरह।
राजा भोज के भोज प्रबंध में लिखा है, उनके समीप ऐसे ऐसे शिल्पी जिन्होंने घोड़े के आकार की यान यंत्र कला युक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में 11 कोस और 1 घंटे में 27.5 कोस जा सकता था। वह भूमि और अंतरिक्ष में भी चलता था। और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना मनुष्य के चलाए कला यंत्र के बल से नित्य चला करता और ठंडी वायु देता। जो ये दोनों उपकरण आज उपलब्ध होते तो यूरोपियंस इतने अभिमान में न चढ़ते। अब इस चित्र को देखिए। जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है, साइकिल का आविष्कार आज से 200 साल पहले यूरोप में हुआ, तो 11वीं-12वीं शताब्दी में भारत के तमिलनाडु में पंचवर्ण स्वामी मंदिर के ऊपर साइकिल का ख्याल कैसे आया होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहूँगा। 1815 में छपी एक बुक है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इसके पेज नंबर 748 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि नीडल तक बनाना इन्होंने भारतीयों से सीखा है। इससे सिद्ध है कि एक छोटी सुई से लेकर विमान पर्यंत सब कुछ विज्ञान भारत से गया है। आज के अज्ञान में पाश्चात्य विज्ञान जिसे उन्नति समझती है वो प्रकृति का नाश करते चली जा रही है। उसे मानवों की उन्नति नहीं अवगति समझना उचित है। मौसम में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि अनेक क्राइसिस में हम झूल रहे हैं। वेदों की शिक्षा न मानकर सभी ने क्या हासिल कर लिया। अब आर्यों के इतिहास पर कुछ चर्चा और करते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ आकर भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करके हमें मानसिक गुलाम बना दिया, जिससे भारत आज तक बाहर नहीं आ सका है। पाश्चात्य अनुभव कहते हैं भारत में सारा ज्ञान विज्ञान अंग्रेजों ने आकर दिया। क्या आप इससे सहमत हैं? सोचिए, जो लोग गैलीलियो कोपरनिकस से पहले धरती को गोल मानने को तैयार नहीं थे, इसको चपटी, रेक्टेंगुलर, पता नहीं क्या क्या समझते थे, क्या वे सारे के सारे ज्ञान विज्ञान के जनक हैं? ये कैसे मूर्खतापूर्ण सोच है। इनसे हजारों वर्ष से भी पूर्व आर्य लोग धरती को गोल ही बतलाते थे। इससे सारा विज्ञान भारत से ही दुनिया में फैला है, यही सिद्ध होता है। ये पाश्चात्य सभ्यता वाले इतने मूर्ख थे कि गैलीलियो कोपरनिकस ने तो भारत सीखकर सत्य का प्रचार करना चाहा, किंतु इन लोग तब भी धरती को चपटी ही मानकर इनको ही मरवा दिया। इससे बड़ी घोर अज्ञानता का प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं थी। और ईसाई मूल्य तो इतने मूर्ख हैं कि आज तक अपने अवैज्ञानिक पुस्तक पर माथा झुकाते हैं। दोस्तों, आपने राजीव दीक्षित जी की वीडियो सुना होगा कि विलियम और मैकॉले का भाषण अंग्रेजी रिकॉर्ड्स में आज भी अवेलेबल है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि अंग्रेजों ने ही हमारी गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को विकृत किया था और मैकॉले एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी थी। कई अर्थशास्त्रों की पांडुलिपियाँ विदेशों में मिलती है। इससे सिद्ध है कि यहाँ से ज्ञान विज्ञान विदेशों में फैला था और आर्यों के पास सारी विद्याएं सदा से उपलब्ध थी। पाश्चात्यों ने हमारे ग्रंथों के अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेशंस करके अनेक शोध किए और बहुत उन्नति हासिल की। जो कहते हैं अंग्रेज सिर्फ ज्ञान विज्ञान बांटने आए थे, तो रेल द्वारा सब स्वर्ण, हीरे जवाहरात और संस्कृत की अनेक पांडुलिपियाँ क्यों ले गए? पाश्चात्यों ने हमसे सारा ज्ञान विज्ञान लेकर अपने नाम से कॉपी पेस्ट कर लिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपियंस ही अपनी पुस्तक द क्रेस्ट ऑफ द पीकॉक में लिख रहे हैं। मैनचेस्टर और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से छप रही है। इसमें यूरोपियंस ने स्वीकार किया हुआ कि भारत की विज्ञान ही पाश्चात्य पहुंचकर सारी उनकी सभ्यता में विकसित हुई। इसी पुस्तक में ग्रेविटी को भारतीय पुस्तकों से यूरोपियंस ने जाना, ये भी लिखा है। और सारा मैथ साइंस जो हमसे चुरा ले गए, उसका पूरा शोध इसमें किया हुआ है। इसी पुस्तक के पढ़ने से ज्ञात होता है कि आर्य लोग सब विद्या जानते थे, इसलिए भी आर्ष ग्रंथों में लिखी चीज़ों को ज़्यादा प्रामाणिक मानता हूँ। मेरा पाश्चात्य अंधभक्तों से प्रश्न है, निर्माण पहले होता है या सिद्धांतों को खोजा जाता है? और दूसरा प्रश्न है कि खोजना पहले होता है या सिद्धांतों का निर्माण? प्रश्न अगर समझ आ गया हो तो अंधभक्तों को छोड़ सभी यही कहेंगे, इन नियमों को निर्मित करने वाला कोई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिकों ने तो सिर्फ उन नियमों को सिर्फ डिस्कवर किया है। सोचो, जो ये सिद्धांत या नियम इतने परफेक्ट है, इतने तर्क बेस्ड है और बुद्धिपूर्वक बनाए हैं, तो उसका निर्माता कितना बुद्धिमान है। यूरोपियंस तो भूखे नंगे घूम रहे थे जिस समय विश्व गुरु हमारा भारत सारी ज्ञान विज्ञान से संबंध था। इस पुस्तक को लाकर आप ज़रूर पढ़िए। टेम्पल्स की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से पत्थरों की लेज़र शार्प कटिंग, स्टोन लुब्रिकेशन, पत्थरों में इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म जैसे अत्यंत रहस्यमयी आर्किटेक्चर, जो कि हजारों वर्षों तक जस के तस अपने स्थान पर खड़ी है, ऐसी लॉन्ग लास्टिंग निर्माण टेक्नोलॉजी क्या है आज के पाश्चात्यों के पास? इस पर तो वे निरुत्तर हैं। द्वारिका में मिले स्ट्रक्चर्स जो कि विशाल समुद्र में ज्यों के त्यों आज भी अपनी एंशिएंट वैदिक टेक्नोलॉजी का लोहा पूरे विश्व को मनवा रही है। ऐसी इंडिया में शिल्प कला का उदाहरण दे सकता हूँ जो कि टोटली अर्थ को एक प्रूफ है। तो सोचिए, जिस वैदिक शिल्प कला की बराबरी भी पाश्चात्य नहीं कर सकते, कैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मशीन्स उस समय आर्यों के पास उपलब्ध होगी। कई आर्टिफैक्ट्स और साउथ के मंदिरों में
डॉट पॉइंट हाई स्पीड ड्रिलिंग के प्रयोगों को देखकर पूरा विश्व उस सभ्यता की टेक्नोलॉजी के विषय में सोच में पड़ गया है। और मैं कहूँगा कि उनके पास कोई कारण नहीं है हमारे ग्रंथों में लिखे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस अस्त्र शस्त्रों को नकार सके और हड़प्पा में मिले हजारों वर्ष पुरानी वेल प्लान्ड सिटी जिसमें ड्रेनेज सिस्टम भी थी। और इन सब को देखकर यही लगता है कि सभ्यता का विकास भारत से समस्त विश्व में फैला है। हमारी संस्कृत भाषा इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि एकदम परफेक्ट भाषा जिसमें त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं। अनेक शोधों से संस्कृत को विश्व की सबसे प्राचीन और परफेक्ट भाषा माना जा चुका है। जर्मनी, हॉलैंड आदि अनेक देशों की यूनिवर्सिटीज में संस्कृत की पढ़ाई चल रही है। यहाँ तक शंका होती है कि पाणिनियन ग्रामर जैसी अत्यंत साइंटिफिक और सूत्रबद्ध कृति किसी मानव बुद्धि की उपज कैसे हो सकती है। पूरे संसार भर में किसी भाषा में यौगिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है तो वह संस्कृत भाषा ही है। अरे इन लोगों ने तो आज तक अपनी कोई भाषा को पूर्ण वैज्ञानिक रूप से बना ही नहीं सके। वे भारतीय वैज्ञानिकों को किस प्रकार चैलेंज करते हैं? पहले तो अपनी ढंग की भाषा तो बनाइए और ज़रा हमें भी बताइए कि आंग्ल भाषा में क्या विज्ञान छिपा है। कोई भी सिस्टमेटिक व्यवस्था आज मॉनिटोरियल सिस्टम पर चलती है, लेकिन ये मॉनिटोरियल सिस्टम भी आर्यों की देन है, जिसको हमारी आर्ष परंपरागत गुरुकुलों में तो निभाया तो जाता ही रहा है। साथ ही साथ महाभारत इस पर प्रमाण है, जिसमें भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को मॉनिटोरियल सिस्टम से राज्य संचालन की प्रक्रिया बताते हैं। इस आर्यवर्त में बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज और विद्या केंद्र हुआ करते थे। चिकित्सा में सर्जरी से लेकर हर प्रकार की सस्टेनेबल और क्वालिटी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी की शिक्षा, सब कुछ इन विश्वविद्यालय और प्रयोगशालाओं में छात्रों को पढ़ाया जाता था। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन आदि में जो जंतर मंतर है वो कोई तीर्थ स्थान नहीं, प्रत्युत वो हमारी प्राचीन ऑब्जर्वेटरीज या प्रयोगशालाएं थी। यहाँ एक सनडाइल रखा गया है जो इक्विनॉक्स कैलकुलेट करने एंड टाइम का पता लगाने में बहुत काम आती है। आर्यों का इतिहास अगर आपको जानना है तो मैं चाहूँगा कि आप 2 पुस्तक अवश्य पढ़िए। एक उपदेश मंजरी और दूसरी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इनमें इतिहास और वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा आपको इकट्ठे प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट अभी आपको अब हम बताएंगे एक वर्ष में 365 डेज एंड 7 डेज अ वीक, ये भी हमारे ग्रंथों से लिया गया है और आज तक दुनिया उसी पर चल रही है। और सबसे पहले संवत आदि कैलेंडर की रचना भारतीयों की, ये तो आदि सृष्टि से हमारी दैनिक संकल्प पाठ में विद्यमान रही है। अब मैं आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आर्यों की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताऊंगा। अब से आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग गपुर थियरीज दे रहे हैं, जैसे एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की यात्रा करना, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवलिंग जैसी सिर पैर की बातें। अब आप ही सोचिए, 2 गैलेक्सीज के बीच की दूरी अबाउट 1 मिलियन लाइट ईयर बताया जाता है। अब कोई मनुष्य 1 मिलियन लाइट ईयर से कैसे कोई ट्रैवल कर सकता है? यदि लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर सका तो प्रश्न ये उठता है कि मानवीय शरीर 10 लाख वर्ष क्यों कर जीवित रह सकेगी। लेकिन हमारे ऋषि महर्षि जो कि महायोगी थे, मनस्तत्व के माध्यम से ऐसे दुष्कर कार्यों को भी सुलभ बना देते थे। ये थी हमारी वैदिक विज्ञान की सामर्थ्य। योग की उच्चतम स्तर को प्राप्त योगी सिद्धियों द्वारा ब्रह्मांड से ईश्वर पर्यंत सभी पदार्थों का साक्षात्कार कर लेता है। वहीं स्पेस टाइम कर्वेचर, स्पेस जंप पर पाश्चात्यों की बातें भरोसेमंद नहीं है, ये उनकी कल्पना ही है। पाश्चात्य विज्ञान बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स को समझ नहीं पाई है, फिर भी जो उनकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, उन्हें ही मैं अंधभक्त समझता हूँ। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ वैदिक विज्ञान और वैज्ञानिकों की महानतम खोज बतलाना है। चलिए उसी पर आगे बढ़ते हैं। जॉन डेल्टन पैदा भी नहीं हुआ था, उससे हजारों वर्ष पहले महर्षि कणाद ने परमाणु विज्ञान इस धरती को दिया। उन्होंने कहा, जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म परमाणुओं से होती है। महर्षि कणाद को फादर ऑफ एटॉमिक थियरी भी कहा जाता है और कई मामलों में वैशेषिक सिद्धांत को आज के मॉडर्न साइंस से काफ़ी आगे माना जाता है। ऋषि कणाद ने ही बताया था परमाणु नित्य है और अखंड है, और ये तक बताया कि वे परमाणु स्वयं कुछ पैदा नहीं कर सकते। वैशेषिक दर्शनकार ने भी निश्रेयस की तरफ बढ़ने को कहा है। पूरा आधुनिक विज्ञान कणाद मुनि के इस वैशेषिक दर्शन के आगे फेल है। कणाद मुनि ने इस ग्रंथ में गुण, कर्म, द्रव्य तीनों को विस्तार से समझाया है। इसे वैदिक भौतिक शास्त्र कहने में भी कोई गलती नहीं होगी। वैशेषिक दर्शन में बताया कर्म बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक हो सकता है, जैसे कि उखल में मूसल डालने और निकालने के प्रसिद्ध उदाहरण में, जहाँ सभी कर्म संयोग से पहले कर्म को छोड़कर जो बुद्धि से होता है
संयोग न होने पर गुरुत्व के कारण पतन होता है। जैसे छोड़े गए बाण का नीचे गिरना, जो आवेग और वेग के कारण आसमान में ऊपर है, और पानी का भाप बनना सूर्य के किरणों द्वारा हवा आदि के संयोग से होता है। और इसमें यह भी बताया है बादलों का बनना और मिटना तेज के संयोग से होता है, और द्रवत्व धरातल पर पानी के बहने का कारण होता है। वैशेषिक दर्शन में गति के 3 सिद्धांत नहीं, पूरा अध्याय दिया हुआ। वैशेषिक दर्शन ऐसी गजब की पुस्तक है कि इसके पढ़े बिना आप जगत को समझ नहीं पाएंगे। इसमें हर चीज का सूक्ष्मता से वर्णन प्राप्त होता है। प्रश्नोपनिषद 3:8 में लिखा है, अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करता है अपान ऑफ अ लिविंग पर्सन और एक्शन में उसकी सहायता करता है। यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्व का स्पष्ट वर्णन आया है। ऐतरेयोपनिषद 1:3-10 में भी यही बात आई है। ऋषि दयानंद ऋग्वेद के इस मंत्र पर अर्थ करते हैं, एक्लिप्स स्वर भानु के कारण होता है। स्वर भानु 3 शब्द से बना है, स्व, भा, अनु। स्व का अर्थ है स्काई, भा का अर्थ है लाइट, अनु का अर्थ है फॉलोअर, अर्थात फॉलोअर ऑफ लाइट ही परछाई है। कितने सरल अर्थ में एक शब्द से हमारे ऋषियों ने एक्लिप्स का साइंस बता दिया। वेदों में तो इससे भी गूढ़ विज्ञान भरा पड़ा है। आयुर्वेद में भिन्न भिन्न प्रकार के नमक या सॉल्ट्स की वर्णन है, जो कि केमिस्ट्री में भी बहुत प्रयोग किया जाता आ रहा है। आज की रासायनिक परिभाषा में इसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड या नाइट्राइड या सल्फेट्स और कार्बोनेट्स का मिश्रण कहा जाता है। केवल नाम बदल दिया गया है, लेकिन रसायन का उपयोग प्राचीन भारत से होते आ रहा है। जैसे सैंधव, रॉक सॉल्ट जैसे इन सॉल्ट्स को देखिए, इनका प्रयोग रसायन शास्त्र में बहुत किया जाता है। चरक संहिता में यवक क्षार का बहुत प्रयोग किया गया है। यवक क्षार का बहुत उल्लेख हुआ है, जिसे आज की भाषा में पोटेशियम कार्बोनेट कहा जाता है। और सर्जिकाक्षार, सोडियम कार्बोनेट, अम्ल क्षार, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, और वहीं गंधक जिसे आज सल्फर के रूप में कहा जाता है। चरक में एक स्थान पे लोहे से बनी सभी औषधियों का नाम अयस्कृति, जिसे आज की भाषा में आयरन प्रिपरेशंस कहा जाएगा। आयुर्वेद के ग्रंथों में धातुओं का प्रयोग बहुत हुआ है, जैसे स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, लौह भस्म, रजक भस्म। पाश्चात्य वैज्ञानिक मेंडेलीव, जिसने पीरियोडिक टेबल की रचना की, वो भी हमारे महर्षि पाणिनि से बहुत इंस्पायर था। इसलिए उसने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में संस्कृत के शब्दों का यूज़ किया है। संकेत तो ये भी मिलते हैं कि उसने किसी भारतीय वैज्ञानिक की पुस्तक की सहायता ली थी। और क्या आपको पता है, अगस्त्य संहिता में बैटरी निर्माण की प्रोसेस को पूरी तरह से बतलाया गया है। तो ये कहना भी कोई गलत न होगी कि प्राचीन आर्यों को रसायन का बहुत अच्छा ज्ञान था। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो एक पुस्तक है, प्राचीन भारत में रसायन का विकास, डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्य जी, उसको ले आइए और पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के आने के पहले भारत चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे था। गंभीर से गंभीर रोग भी आयुर्वेद के द्वारा यहाँ पर ठीक कर दिया जाता था। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, अश्विनी कुमार, इंद्र, च्यवन ऋषि, अनेकानेक आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हुए हैं। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसमें रोग के कारण, निवृत्ति, सबका ज्ञान वैद्य को जरूर होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में एक एक अन्न का गुण धर्म सूक्ष्मता से बतलाया है। उसकी क्या प्रकृति है, वो शरीर में जाकर के क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, किन किन रोगों में ये फायदेमंद है। आयुर्वेद को आहार शास्त्र का विज्ञान भी कहा जाता है। आयुर्वेद में प्रत्येक रोग का इलाज मेंशन्ड है। इससे ये समझा जा सकता है कि ग्रंथकार को डीप लेवल की या कहें बॉडी पार्ट्स की मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर भली भांति ज्ञात होगी। आयुर्वेद के ज्ञान का प्रकाश करने से महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी जैसे शल्य चिकित्सा के एडवांस मेथड्स हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में मेंशन्ड है। आयुर्वेद में इनका योगदान लगभग सभी जानते होंगे। आधुनिक विज्ञान का मेडिकल साइंस भी भारत से ही सीखा गया हो सकता है। हालांकि अब भी आयुर्वेद एलोपैथी से बहुत आगे है। यहाँ कुछ उपकरण सुश्रुत संहिता ग्रंथ से हम दिखला रहे हैं। हमारे ही इन आयुर्वेदिक ग्रंथों की विदेशियों ने अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेशंस करके सब अपने नाम से कॉपी पेश कर लिया। महर्षि सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी से बहुतों को ठीक किया और वो डिफॉर्म्ड नोज को भी ठीक करते थे, जिसे आज राइनोप्लास्टी नाम से जाना जाता है। प्राचीन आर्य वनस्पति विज्ञान से भी अनभिज्ञ नहीं थे। भरद्वाज मुनि हुए हैं जो वनस्पति विज्ञान में बहुत पारंगत थे। आयुर्वेद की खोज में महर्षि भरद्वाज इंद्र के पास गए और सबसे पहले 7 लेयर्स ऑफ स्किन का वर्णन हमें सुश्रुत संहिता में प्राप्त होता है। सेल थ्योरी को भी रॉबर्ट हुक की थ्योरी बतला दिया, जबकि एंशिएंट इंडियंस इसके बारे में पहले से ही जानते थे। पाश्चात्यों ने एक भ्रम और फैलाया, ग्रीस के थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कह दिया, जबकि हमारे महर्षि पराशर ने अपने वृक्ष आयुर्वेदा पुस्तक में स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और वनस्पति विज्ञान पर अनेकानेक रहस्यों को उजागर किया है।
त्रिपनिषद 1.1.4 स्पष्ट तौर पर आया है कि कैसे फोइटस में ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। उसमें ये भी बतलाया है कि पहले मुख आता है, फिर नॉस्ट्रिल्स, फिर आँख, फिर कान, फिर हृदय और नाभि, और अंत में शीश्न। इससे सिद्ध है कि मेडिकल साइंस मच एडवांस था एंशिएंट इंडिया में। अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ उसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इन इमेजेस में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को दर्शाया है। इस साउथ के तमिलनाडु के टेम्पल पर उभरी हुई चित्र है जो कि 1000 वर्ष पुरानी टेम्पल है। अब इसमें देखिए ह्यूमन एम्ब्रायो को एग्जैक्ट दर्शाया है। चलिए मित्रों, अभी फटाफट मैथमेटिक्स में भारतीयों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है इस पर मैं जितने भी तथ्य बताऊँ वो कम है, क्योंकि पूरे विश्व को मैथमेटिक्स का ज्ञान कराने वाला एकमात्र भारत देश था। यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र 24-25 में गणित विद्या को सीखने के लिए और अंक गणित का वर्णन प्राप्त होता है। इससे यही समझ में आता है कि इन विद्याओं का मूल वेदों से प्राप्त होता है और आर्यों से ही सारा गणित विदेशों में फैला है। पाश्चात्यों के अनुसार भारतीय वैदिक मैथ्स की हिस्ट्री और गौरव पढ़ने के लिए मैं स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जिससे आपको इसके बारे में डीप में पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, आपने बचपन में फिबोनाची नंबर्स जरूर पढ़े होंगे, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख महर्षि पिंगल के छंद शास्त्र में आया है। इन्फिनिट सीरीज की खोज भी भारत से ही हुई थी। यह गणित माधवाचार्य और नीलकंठ जी के काल से भारत में पढ़ाया जाता आ रहा है। कैलकुलस पर तो केरल में गुरुकुल भी खोला गया था। बाइनोमियल थ्योरम भी हमारा था। कैलकुलस तो पूरा ही हमारा था। इसके लिए आप ये वीडियो देखिए, एविडेंसेस ऑफ कैलकुलस इन एंशिएंट मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर H.C. वर्मा। दोस्तों, आपने 9th एंड 10th में मेंसुरेशन का चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, लेकिन आपको पता है इसका भी आर्य लोग हजारों लाखों वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं। हमारे सारे प्राचीनतम अर्थ साहित्य और कल्पसूत्रों में भी स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट्स का वर्णन साध्य साधन रूप में मिलता है। आर्कियोलॉजी से दुनिया भी इस बात का समर्थन करती है। जब से इंडस वैली में प्लैंड कंस्ट्रक्शन को देखा तो वे चौंक गए। वहाँ पर एक रूलर भी मिला है जिसका एक यूनिट 1.2 इंचेस है और हर यूनिट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। शुल्ब सूत्र, आर्यभट्टीय, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में तो अन्न आदि के लिए क्यूबिक मेजर्स, चार्ट्स आदि भी उल्लेख मिलते हैं। पृथ्वी और चंद्र का डायमीटर आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने जो बताया वो आज के एक्चुअल मेजरमेंट्स के काफ़ी समतुल्य है। इससे भी उनके पास अत्यंत हाईटेक एडवांस्ड टेलीस्कोप जैसे यंत्रों की उपलब्धि की अनुमान किया जा सकता है। परपेचुअल मोशन को भी इन्होंने ही समझाया था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टेलीस्कोप का प्रथम आविष्कार क्या गैलीलियो ने किया था? इस चित्र में यह व्यक्ति कोई टेलीस्कोप जैसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा है। अब आपके सामने बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट है। आप देख सकते हैं कि आज का मॉडर्न निवल सिस्टम हमारी इस लिपि से ही लेकर बनाया गया है। ज्योमेट्री के विषय में ये कहूँगा, जब पाश्चात्य सभ्यता को ज्यामिति का ज भी नहीं पता था और जिनकी मजहबी किताब अंदर और बुद्धि बाहर ऐसी स्थिति हुआ करती थी, तब भारत में ज्यामिति पर ऋषि महर्षियों ने अनेकानेक ग्रंथों का निर्माण किया था। और आपको बता दूं कि ज्योमेट्री शब्द ही ज्यामिति शब्द से लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री, जिसे प्राचीन काल में त्रिकोणमिति कहा जाता था, वो पूरा भारत की ही देन है। इसी के आधार से गृह निर्माण या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो पाती है। शतपथ ब्राह्मण आदि में ज्यामितिक सिद्धांत का प्रयोग वेदी बनाने में बहुत हुआ है। आर्य मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में जिन जिन चीज़ों की खोज हुई है किंतु हमने उनको भुला दिया। ऐसे ही एक हमारे ऋषि बोधायन हुए हैं जिन्होंने पाइथागोरस के भी हजारों वर्ष पहले ज्यामिति के अनेक सिद्धांत दे चुके हैं। और यही सत्य है कि यहीं से चीज़ों को उठाकर पाइथागोरस ने अपने नाम पर चिपका लिया है। हमारे आचार्य बोधायन का कंट्रीब्यूशन ज्योमेट्री बुक्स से भुला दिया गया। इन्होंने श्रौत सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र आदि अनेक ग्रंथ रचे। मित्रों, आपने बचपन में पढ़ा होगा a² + b² = c²। इन ट्रिपलेट्स का वर्णन हमें बोधायन से ही प्राप्त हुआ। इस फॉर्मूला को हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए प्रयोग किया करते थे, जो कि पाइथागोरस का नहीं, महर्षि बोधायन का था। अब इस सूत्र को देखिए। यहाँ इस सूत्र का अर्थ है कि अगर हम डायगोनल पर रस्सी रखकर हम उसका एरिया मापे तो वो भी वही एरिया होगा जो हम लेंथ एंड ब्रेथ के एरिया को जोड़कर बनाएंगे। इसी बोधायन सूत्र को हमें पाइथागोरस का थ्योरम बताकर स्कूल्स में पढ़ाया जाता आ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसे सदा बोधायन थ्योरम से ही पुकारिए। इन्होंने हजारों वर्ष पहले ज्यामिति के अनेक रहस्यों को उजागर कर दिया था, जैसे बाइसेक्शन इन डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस, सर्कलिंग द स्क्वायर आदि अनेक ज्यामिति पर कार्य इनके ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन मिलता है। हमारे ऋषि महर्षि प्राचीन काल से ही सरल भाषा के माध्यम से गजब के सिद्धांत समझा दिया करते थे। इसी तरह कात्यायन आदि के सूत्रों में भी जबरदस्त सिद्धांत बताया गया है, जिसको हमारे पाठ्यक्रम में पाश्चात्यों का बताकर पढ़ाया जाता है। बोधायन और आपस्तम्भ ने करीब करीब एक ही ज्यामितिक बातें कही है। कात्यायन के शुल्ब सूत्र में वैदिक चिति बनाने के लिए ज्यामिति संबंधी सारा जरूरी ज्ञान क्रमबद्ध रूप से सिखाते हैं।
बोधायन और अपस्थम ने कभी यह दावा नहीं किया कि ज्यामिति के सिद्धांतों की खोज सबसे पहले उन्होंने की थी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो पूर्व आचार्य ने कहा है वही हम बतला रहे हैं। सुलभ सूत्रों में रूट्स कैलकुलेट करने की भी विधि बताई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3-10-9 में मुहूर्त के अनेक नाम बतलाए हैं। आपको बता दूं कि महीने में 30 दिन होते हैं और एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। प्रत्येक मुहूर्त का अलग अलग नाम बताया है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। हर मुहूर्त में 15 और प्रति मुहूर्त होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3-10-9-9 में इनके भी नाम का वर्णन है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि वैदिक युग में किस समय क्या चल रहा है, इसका पूर्ण आर्यों को ज्ञान था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो अनेक काल गणना की बातें आई है, सब यहाँ बताया नहीं जा सकता। हमारे ग्रंथों में तिथियां, अयन, अनेक टाइम के मेजर को समझाया गया है। हमारे आर्यों ने युग सिस्टम भी दिया। एक कल्प में 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 72 महायुग और एक महायुग में 4 युग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये सब पूरी कैलकुलेटेड वे में हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है। यदि वैदिक ज्योतिष के बारे में आपको जानना है तो सीधे हम आपको एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, HC वर्मा सर। इनसे भी आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं ब्रीफली। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आज दुनिया को वैदिक मैथ्स जो दिया है वो भारतीयों ने ही दिया है। वैदिक मैथ्स इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट टेक्निक टू डू मैथ्स। जीरो के लिए रूल्स आपको आचार्य ब्रह्मगुप्त के वर्क्स में मिलते हैं। और तो और नेगेटिव नंबर सिस्टम भी आर्य लोग जानते थे, जिसे ब्रह्मगुप्त ने सरल ढंग से समझाया है। एंड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स के ऑपरेशन के संग उनके ऑपरेशंस भी भली भांति ने ग्रंथ में बतलाया है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी भी हमारे वेदादि से सर्वप्रथम दुनिया जानी है। वराहमिहिर जी, महान इंडियन एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर जी ने अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका आदि में प्लैनेट्स की मूवमेंट्स, कॉन्स्टेलेशंस आदि के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। महान ज्योतिषविद भास्कराचार्य प्रथम ने महाभास्करीय और लघु भास्करीय की रचना की और हमारे वेदों में पावर्स ऑफ 10 का भी उल्लेख है। इन्फिनिटी के लिए हमारे यहाँ अनंत शब्द आया है। भास्कराचार्य ने इस पर अच्छा कार्य किया हुआ है। एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस का भी वेदों में वर्णन मिल जाता है। हमारे ही शब्द लक्ष्य से लैख एंड कोटि से क्रोर आदि अपभ्रंश रूप में बना लिए गए हैं। भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में अरिथमेटिकल एंड अलजेब्रा के अनेक इक्वेशंस, फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स को सूत्रबद्ध किया। इस पुस्तक को लीलावती, बीजगणित, गोल अध्याय आदि भागों में बांटते हुए ग्रहों की गति, एक्लिप्स और ग्रेविटी पर भी भास्कराचार्य ने अच्छा कार्य किया हुआ है। कैलकुलस, भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथों में इस पर बहुत काम किया है, जिसका पूरा संसार उनका ऋणी है। रोल्स थ्योरम भी भारत का ही है, बस नाम बदल कर कॉपी पेस्ट कर लिया है उन लोगों ने। और जैसा कि प्राचीनतम ग्रंथों में यंत्र आदि का निर्माण ये प्रयोग हमें देखने को मिलता है, वो बिना कैलकुलस आदि के प्रयोग किस प्रकार बना लिए गए होंगे। आर्यों को ये ज्ञान भी था कि चंद्रमा और ग्रह अपनी नहीं प्रत्युत सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। भास्कराचार्य ने ज्यामिति के सिद्धांत भी दिए थे। किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और भी अनेक सिद्धांत उनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में मेंशन्ड है। आर्यभट्ट ने जो पृथ्वी और चंद्र की गति का सिद्धांत दिया था, वही आज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की रीढ़ है, जिसे फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमिकल रेशियो नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही कॉपरनिकस से काफ़ी पहले हेलियोसेंट्रिक मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया था। धरती की गोल आकार एंड उसकी एक्सियल पोजीशन एंड सन के ऑर्बिट में घूमना, ये सब वे लिख चुके थे। पाखंडियों के फलित ज्योतिष को चुनौती देते हुए आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण होने की वास्तविक रहस्य बतलाया। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट नाम से वैज्ञानिकों ने रखा था। आर्यभट्टीय पुस्तक मुख्यतः 4 पाद में विभक्त है। गीतिका पाद, जिसमें नक्षत्रों की गति का जानना, भ्रम को प्राप्त करना आदि विषय है। दूसरा है गणित पाद, इसमें गणित के अनेक सिद्धांत और अंक जैसे 1, 10, शत, सहस्र, आयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, अर्बुद और वृंद, इस तरह 10⁸ नंबर्स गिनाए हैं। और इस पाद में वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, वृत्त की परिधि आदि अनेक बातें इसके अंदर वर्णित है। तीसरा पाद है काल क्रिया पाद, इसमें 25 श्लोक है। काल की इकाइयाँ बतलाई है, जैसे 1 वर्ष में 12 मास होते हैं, 1 मास में 30 दिवस, 1 दिवस में 60 नाड़ी, 1 नाड़ी में 60 विनाड़ी। इसमें 12 राशियों का भी वर्णन है। रवि मास, शशि मास, अधिमास, तरह तरह के साल बताए हैं। युग, वर्ष, मास, दिन, अर्थात इसके अंदर काल की बातें बताई है। चौथा है गोल पाद, इसमें 50 श्लोक है। इसमें एस्ट्रोनॉमी के अनेक सिद्धांत बताए हैं। इसी पुस्तक में आर्यभट्ट एक श्लोक में बताते हैं, एक समकोण त्रिभुज में भुज के वर्ग में कोटि का वर्ग जोड़ने से कर्ण का वर्ग आ जाता है, जिसे आज पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम जानते हैं, जिसे आर्यभट्ट ने भी वर्णन किया है पहले। लेकिन इससे भी पहले सुलभ सूत्रों में ये इसका वर्णन आ जाता है। बचपन में हमने अनेक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, लेकिन आर्यभट्टीय पुस्तक देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हमारे प्राचीन आर्यों से ही वहाँ गया है। आर्यभट्ट ने मूलधन और ब्याज के उदाहरण देकर इतना अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है।
महाभास्करीय ग्रंथ तो ऐसी ग्रंथ है जिसकी तुलना आज के किसी गणित की पुस्तक से नहीं की जा सकती। ट्रिग्नोमेट्री, ये तो पूरा विषय ही आर्यों द्वारा दुनिया में फैला है। इसका वर्णन अभी हमें उपलब्ध सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में मिलता है और द्वारिका आदि के स्ट्रक्चर्स में भी इसका यूज़ मिलता है। और इसके साथ साथ आर्यभट्ट जी ने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर एक टेबल प्रस्तुत किया था और उस पर बाद में केरल के गणितज्ञ 16वीं 17वीं सदी में इसमें और एडवांसमेंट की। आर्यभट्ट ने हमें पाई की वैल्यू 3.1416 बतलाया था। ये भी एक बहुत बड़ी देन दुनिया को आर्यों के द्वारा दी गई है। इसी वैल्यू से अर्थ एंड अनेक सेलेशियल बॉडीज़ की सरकमफ्रेंस भी कैलकुलेट किया जाता है। और आर्यभट्ट जी ने डेसिमल प्लेस वैल्यू तक बताया है, लेकिन इससे भी पूर्व वेद में इसका मूल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज विज्ञान सूर्य की सतह को मधुमक्खी के छत्ते की भांति मानता है, जिसे हमारे उपनिषदों में हजारों वर्ष पहले ही बता दिया गया था। हमारे ऐतरेय शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ में अनेक प्रकार की विद्याएं भरी पड़ी है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। जैसे गोपद के इस प्रमाण में लिखा है कि पूरस्ताद अर्थात सन्मुख रहने के कारण सूर्य उदय होता है, ऐसा मानते हैं, और उस उदय काल के अंत होने पर अपने को अस्त करता है और रात्रि हो जाती है। अर्थात पृथ्वी जो अपने व्यास पर घूमती है, उससे पृथ्वी का आधा भाग जब सूर्य की ओर से हट जाता है तब उसे रात्रि कहा जाता है। अब ऐतरेय के इस कंडिका पर देखिए, यहाँ लिखा है वह सूर्य न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है। अवस्थात अर्थात पृथ्वी के एक भाग की नीचे की ओर आ जाने से वहाँ सूर्य रात्रि करता है, और फिर पृथ्वी के सम्मुख और फिर पृथ्वी की गति के कारण जो भाग सूर्य के सम्मुख आता है उस भाग पर दिन करता है। आप समझ गए होंगे कि वैदिक ग्रंथों में कितना ज्ञान विज्ञान भरा है। और 43,20,000 वर्ष, ये नंबर सूर्य सिद्धांत में एक एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट है जिससे काल गणना की जाती है। इसी को चतुर्युगी काल भी कहते हैं। टाइम मेजरिंग साइंस को प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी और मीटरोलॉजी से जान चुके थे। इसी एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट की योग से वेदोत्पत्ति का काल निकाला गया है। इसकी गणित एस्ट्रोनॉमी में माननीय होने से हेंस वेदोत्पत्ति काल भी प्रूव्ड हो जाता है। हमारे ऋषियों ने रामायण महाभारत को इतनी लॉजिकली और साइंटिफिकली इस प्रकार लिखा है कि उसमें एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्टोरिकल इवेंट्स आदि सब कुछ का वर्णन किया गया है। जो मूर्ख महाभारत को काल्पनिक कहते हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इतने सारे साइंटिफिक एविडेंस को काल्पनिक किस आधार से कहते हो। पाश्चात्य विज्ञान एजम्पशंस यानी कि अनुमान प्रमाण का बहुत सहायता लेता है। उनके जितने भी हिस्टोरिकल डेटिंग्स या कहूँ एस्टिमेशंस किए गए हैं वो एक ही सिद्धांत से बने हैं, मे बी और मे नॉट, मे बी और मे नॉट। ऐसे ही करते करते रहे तो उनकी बातें शब्द प्रमाण कैसे मानी जा सकती है। उनकी डेटिंग पद्धतियों में बहुत खामियां हैं जिसको सुधारने की आवश्यकता है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने पूर्व ही ये धारणा बना ली है कि दुनिया बिग बैंग से ही शुरू हुई है, और उसी एक मत को दिमाग में स्थापित करके इन लोगों ने सारी यूनिवर्स को लेकर अलग अलग थ्योरीज बनाई है। चाहे उसमें अनेक मॉडल्स और भिन्न भिन्न मत हो, किंतु उनकी सारी थ्योरीज इवोल्यूशन बेस्ड है। हबल टेलीस्कोप की सहायता लेकर भी उनको यूनिवर्स की डेटिंग करने में बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इस वजह से उनका यही मानना है कि मेजरमेंट्स की आगे और इम्प्रूवमेंट होनी है। फिर भी इस पर अंधभक्त पता नहीं क्या क्या गलत बातें फैला रहे हैं। मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा, क्या उन्होंने प्रामाणिक तौर पे पूर्ण एक्यूरेसी से अपनी शोध को कंक्लूड कर दिया है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। अगर स्पेस एक्सपांशन रेट में बदलाव होता है या ये थियरी मॉडिफाई हो जाती है तो ये डेटिंग में भी बहुत अंतर आ जाएगा। इसलिए मैं इसको एक प्रोसेस कहूँगा जो कि चल रहा है। डार्क एनर्जी पर नए शोध चल रहे हैं, उसे पूरी तरह नहीं समझा गया है, और भी अनेक चैलेंजिंग फैक्टर्स है। उन्होंने ये अनुमान ऐसे लगाया है कि कौन स्टार कितना बड़ा है और किस स्टेज में है, जैसे व्हाइट एंड ब्लैक ड्वार्फ, न्यूटन स्टार आदि। सत्य कहूँ तो इन लोगों ने आन्वीक्षिकी विद्या ही नहीं पढ़ी, केवल लेटस एज्यूम और स्वयं के माने फैक्टर्स पे कुछ थ्योरीज बनाई है। अभी उस पर भी काफ़ी ऑब्जर्वेशंस बाकी है। और ये भी सत्य है कि यहाँ बैठे बैठे सारी ब्रह्मांड के फैक्टर्स को नहीं समझा जा सकता। साइंटिस्ट तो कोई योगी है नहीं। सारी थ्योरी इनकी एक लैंडमार्क पर बेस्ड है, CMB अर्थात कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, और यही मेन फैक्टर भी है बिग बैंग का। इस पर मैं भी अभी चिंतन कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि कुछ वैज्ञानिकों का स्पेस एक्सपांशन पे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है। जैसे एक थियरी है अल्टीमेट स्पीड हाइपोथेसिस और स्पेशल रिलेटिविटी, इस पर भी विस्तार से कभी और आएंगे। सबसे बेसिक तर्क तो यह है कि ऐसा कौन सा बल था जो कॉस्मोस में इतना अमाउंट ऑफ मैटर और एनर्जी को कंप्रेस कर रखा था, वो भी इतने छोटे साइज में। और स्ट्रॉन्ग फोर्स का एंट्रोपी ब्रेक कैसे हुआ। और ये भी बताइए कि डार्क एनर्जी कहाँ से आ गया, यूनिवर्स के अंदर
किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, ये सब भी तो क्लैरिफाई करिए। इसको डिस्प्रूव करने पर वैदिक वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। तर्क से तो कदापि बिग बैंग सिद्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि ब्रह्मांड के फाइन ट्यूनिंग और नित्यत्व पर वो खुद संदेह में है और उनकी इस थियरी में खामियां ही खामियां हैं। प्रकृति की मूल स्टेट क्या थी, इस पर भी सभी वैज्ञानिकों की एक सहमति कब जाहिर हुई। इनमें हमारा देखा देखी तत्व विज्ञान से सूक्ष्म विज्ञान, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि मुझे कुछ ठीक लगता है, लेकिन ब्रह्मांड के कॉस्मोलॉजी के बारे में ऋषि महर्षियों की तुलना में अभी बच्चे हैं। कुछ चीज़ों में वे हमसे पैरेलल ही चलने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे कॉस्मोलॉजिकल कई सिद्धांत पाश्चात्य ने मुक्त कंठ से स्वीकार किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाश्चात्य विज्ञान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट हमारे सत्य शास्त्रों को सीडो साइंस कहना ये उनको भी उचित नहीं। सारी विद्या प्राचीन वैदिक भारत से विश्व में फैली, इसे न मानकर हठ धर्मिता से इतिहास विकृत करना सही नहीं। अब मैं कुछ और भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान में आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपको एक टेबल शो करने जा रहा हूँ कि इसने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बनाया है। सोचिए हमारी शिल्पकला ऐसी एडवांस्ड थी, रस्टलेस आयरन पिलर्स जैसे कि कुतुब मीनार में बनाने में सक्षम थी। CNTs, कार्बन नैनो ट्यूब्स, वेपनरी भी भारत में बहुत एडवांस थी। राजा भोज के समरांगन सूत्र में अनेकानेक यंत्रों का उल्लेख मिलता है। इस चित्र में देखिए कि दो महिलाएं कुछ आज के टाइम के टैब्स या फोन्स के प्रयोग कर रही है। इस पर अनुमान और अर्थापत्ति लगाएं तो इन यंत्रों के की निर्माण प्रयोग की विद्याओं का आर्यों को पूर्ण ज्ञान था, यही सिद्ध होता है। क्वांटम मैकेनिक्स को बताने वाले एरविन स्क्रोडिंगर की वेदांत में आस्था थी और उनके अनुसार इससे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी पुस्तक माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है, तुम्हारा ये जीवन जो तुम जी रहे हो इस पूरे अस्तित्व का अंश मात्र नहीं है, बल्कि एक निश्चित अर्थ में संपूर्ण है। यहाँ वे तत्वमसी उपनिषद के इस महावाक्य को समझाते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है, ब्राह्मणों को पवित्र और बुद्धिमान कहा है, आप देख सकते हैं। वहीं वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा है, भारतीय अध्यात्म की परंपरा भौतिक वास्तविकता के लिए आधार थी। महान वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक्सेस टू द वेदास इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज दिस सेंचुरी मे क्लेम ओवर ऑल प्रीवियस सेंचुरीज। भगवत गीता को वे बहुत मानते थे और साथ ही उन्होंने संस्कृत भी पढ़ रखा था। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने भी इंडियन एस्ट्रोनॉमी को यूरोपियन से बहुत आगे माना है। मॉडर्न साइंस कहती है, एवरी एक्शन हैज़ गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसे ही हमारे अध्यात्म शास्त्र में बताया है, एवरी कर्म गिव्स अ कर्म फल। अब वामपंथियों को NCERT से ही प्रमाण देते हैं। 11th फिजिक्स 8th चैप्टर इसके प्रथम पेज पे ही लिखा है, प्लैनेटरी मोशन में पाश्चात्यों का यह मत था, हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द सूर्य और अन्य प्लैनेट्स घूम रहे हैं। उसके कुछ समय बाद निकोलस कोपरनिकस ने ये प्रूव किया कि सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। बाद में स्टडी हुई तो ये पता लगा कि आर्यभट्ट ने इससे बहुत पहले ही बता दिया था ये सारी बातें, और इन पाश्चात्यों ने हमारे ज्ञान को कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से छाप दिया। अब सेकंड पेज पर लिखा है कि इसके साथ देने वाले गैलीलियो को भी बाइबल पढ़ने वालों ने बहुत दुख दिया। अब देखिए, न्यूटन ने जो 3 लॉ बनाए हैं वो एक्चुअली केपलर के लॉ थे, जिसे कहा गया था 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसी को उसने मॉडिफाई करके 3 लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने अपने नाम से छाप दिया, इसको कि हमारे वैशेषिक दर्शन में हजारों वर्ष पहले ही बता दिया गया था। 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में तो इतने पॉइंट्स दिए हैं कि मैं क्या बताऊं। आपको 3 पृष्ठ स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इसमें अनेकानेक तर्क दे करके ये सिद्ध किया गया है कि प्राचीन भारत की केमिस्ट्री किस लेवल की थी। अभी तो मैंने वेदों की विज्ञान की सिर्फ छोटी सी झलक दिखाया है, सारी बातें छोटी सी वीडियो में हम बता भी नहीं सकते। पाश्चात्य के रिसर्च इस प्रकार होते हैं कि वे कोई थ्योरी देते हैं तो उनका खंडन या उसमें बदलाव होने की 100% संभावना रहती है। अतः हमें भरोसा किस प्रकार होवे। लेकिन ऋषियों के ज्ञान में परमात्मा के साक्षात्कार होने से कभी त्रुटि नहीं होती। वे कभी असत्य या प्रमाणों के विरुद्ध नहीं बोलते। तथा सबसे खास बात की, ऋषियों के सिद्धांत कभी भी किसी अन्य ऋषि के सिद्धांत से विरोध को प्राप्त नहीं होते। वे सब एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। आज के नशेड़ी मांसखोर तामसिक लोग विज्ञान के ठेकेदार बनते फिरते हैं, जिनको आदर्श मानने वाले स्वयं में मूर्ख होते हैं। कौन सा धर्म है जो दुनिया को सुख शांति एवं कल्याणमय और विज्ञान से ओतप्रोत करा सकता है कोई? पाश्चात्य दुनिया का विनाश पर तुले हुए हैं। वेदों में कहा गया है, हे मनुष्य मनुर्भवः। ये पाश्चात्य तो पशु हो चुके हैं। आप भी एक बार शांतचित्त होकर चिंतन करिए तो आपको पता लगेगा कि संसार के लिए वेद क्यों जरूरी है, जीव मात्र के लिए वेद क्यों जरूरी है। जहाँ तक मुझे लगता है, यदि पाश्चात्य मूर्खों ने वेदों की शरण नहीं ग्रहण की तो अपरा विज्ञान उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता और ईश्वर को खोजना तो दूर रहा। इन महान कंट्रीब्यूशंस के लिए हमारे सभी भारतीय विद्वानों का एक बार सभी एक साथ जय जयकार करिए।
मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते जी।